जय हिंद साथियों, देख लीजिए आपको एनसीईआरटी क्लास 9 का कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको क्लास अध्याय 1 के क्लास करके आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि देखिए दूसरा अध्याय जो है आपको पहले अध्याय से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अध्याय 2 से जितने हम प्रश्न आपको इस वीडियो में कराएंगे वो एकदम चैप्टर वाइज आपको, यानी चैप्टर का जो पेज होता है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, तीसरा पेज, एक भी पेज हम नहीं छोड़े हैं। तो वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे आपको इस चैप्टर से तो चैप्टर 1 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको आयोग अभी तक पूछा हुआ है, और उसी पैटर्न को फॉलो करके हम आपको लिए वीडियो लाए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एकदम एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है, और देखिए आपको ये वीडियो किसके लिए ज़रूरी है, तो टीआरई 4 हो या 72वीं बीपीएससी, एईडी हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को एकदम मिस मत कीजिएगा। चैप्टर 1 का अगर नहीं देखें वीडियो, चैप्टर 1 देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर 2 देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए साथियों, ये पहला क्वेश्चन है आपको, ये भी आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या है कि जब कोई वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक और भौतिक प्रकृति के हैं। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखिए क्या है कि एक शुद्ध पदार्थ केवल अनेक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तीसरा देखिए स्टेटमेंट क्या है, तीसरा कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी, सभी क्या है, तो मिश्रण है। अब है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको, यानी केवल आपको 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा भी आपको गलत हो जाएगा। देखिए पहला गलत हो जाएगा, यानी एक पदार्थ केवल अनेक कण के प्रकार के कणों से मिलकर बनाता है। दूसरा भी आपको स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 3। अब देखिए यहाँ पे ये आपको कहाँ से बना हुआ था प्रश्न, तो देखिए आपको उसी चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसी में पहला ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ही चैप्टर में पहला पेज में देखिए लिखा है कि जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, तो इसका तात्पर्य है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखिए स्टेटमेंट था, यहाँ से उठा था कि एक पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा देखिए कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे आपको दूसरा, पहला, तीसरा तीनों स्टेटमेंट यहीं से एनसीईआरटी की लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको साबित हो गया होगा। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे देखिए, अभी तक बीपीएससी आप 42वीं में देखिए पूछा हुआ था कि दूध उदाहरण किसका है, तो क्लाइड विलियन का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग कहाँ होता है। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा था, उसके बाद यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा हुआ था। लीजिए साथियों कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रश्न 2 नंबर की, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। दूसरा देखिए कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। दूसरा है कि यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक किया जा सकता है। अब बोल रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट देखिए क्या है कि जल में घुले, आपको ये दोनों, दूसरा आपको गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, देखिए ऐसा कि कहाँ से ये वाला प्रश्न बना था, तो देखिए आगे देखते हैं। पहले 3 नंबर 4 नंबर कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो शुद्ध अवयव रखता हो तथा उसका यौगिक भी क्या हो, समान हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो चीनी हो जाएगा। देखिए चीनी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चीनी हो जाएगा। आप देखिए 4 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। दूसरा है कि शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। ठीक है, तीसरा है कि मिश्रण में एकलवादी शुद्ध पदार्थ होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सही आपको केवल 1 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2। अब देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए मिश्रण के बारे में है, तो इसी में देखिए आपको लिखा है मिश्रण क्या है। देखिए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन था, यहीं से आपको स्टेटमेंट उसका पहला उठा था। दूसरा है देखिए सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट में था किया जा सकता है, तो इसी तरह एग्जामिनर सेट करके आपको क्वेश्चन देगा। तो देखिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आगे देखिए है चीनी एक पदार्थ है क्योंकि एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक भी समान है। तो यहीं से आपको बना हुआ था 4 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन कहाँ से था, पेय पदार्थ है ना, पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। और दूसरा देखिए कि शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे।
ये था स्टेटमेंट आपको। दूसरा है देखिए कि मिश्रणों में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, वहाँ एकलवादी दिया हुआ था, इस हिसाब से आपको देख सकते हैं यहाँ एक से अधिक होगा। तो यहाँ से बाकायदा आपको देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइन एनसीईआरटी की। 5 नंबर साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमक और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण का उदाहरण है। दूसरा है कि चीनी और जल का मिश्रण भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तीसरा है कि सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन का मिश्रण विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपको तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है, तीनों सही कह रहा है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा उसी चैप्टर में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए कि विषमांगी मिश्रण के बारे में है कि सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल क्या है, तो विषमांगी मिश्रण है। ये उदाहरण थे। उसके बाद जब आगे देखिए यहाँ पढ़िएगा, यहाँ पे देखिए कि इस तरह के, एक मिनट, देखिए यहाँ पे है कि जिसकी बनावट समान हो और इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। और इस तरह के मिश्रणों के कुछ उदाहरण है, जैसे कि जल में नमक और जल में चीनी। तो आपको यहाँ से आपको बाकायदा वो वाले प्रश्न आपको आए हुए थे। देखिए साथियों आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 6 नंबर है प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिश्र धातु धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। दूसरा है कि मिश्र धातुओं को भौतिक क्रिया द्वारा उनके अवयवों में पृथक किया जा सकता है। तीसरा है कि मिश्र धातुओं को मिश्रण इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपने घटकों के गुणों को प्रदर्शित करती हैं तथा उनकी संरचना संघटक यानी निश्चित नहीं होती है। तो आपको क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 3, यानी 1 और 3, ये 2 नंबर जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, 1 और 3 होगा इसका साथियों। देखिए 1 और 3, उस हिसाब से आपको सी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर को प्रश्न है, आपको देखिए कि पीतल क्या है, तो पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल अभी सब कुछ जानते हैं, पीतल आपको तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अब यहाँ पे देखिए कि तांबा 70% है पीतल में और जस्ता है 30%। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे पीतल एक मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन आपको प्रश्न आपको यही वाले प्रश्न सेम बीपीएससी में देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में और बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में पूछा हुआ था प्रश्न। देखिए मिश्र धातु के बारे में, पीतल एक मिश्र धातु है, तो जस्ता और तांबा का देख रहे हैं आपको एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एकदम बिल्कुल आप लोग मिस मत कीजिएगा। आगे देखिए मिश्र धातु के बारे में उसी चैप्टर में मिलेगा कि धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं और जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है ना, नहीं, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक यानी अलग अलग संघटक रखते हैं। ठीक है, उसी में देखिए पीतल जिंक है लगभग 30% है उसमें, और कॉपर 70%। ये आपको पीतल ने आपको जिंक और कॉपर के मिश्रण होते हैं मिश्र धातु में। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर है साथियों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि टिंचर आयोडीन, ठीक है, टिंचर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। दूसरा है कि वात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। अब है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों आपको सही हो जाएगा दोनों है। 9 नंबर देखिए कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का व्यास में डैश इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। अब विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता, अर्थात विलयन अस्थाई है। यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे अस्थाई हो गया तो यहाँ को इसको अस्थाई होगा, विलयन अस्थाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विलयन के व्यास के बारे में पूछा हुआ था, तो ये भी आपको इसी किताब में, यहाँ पे इसी चैप्टर में ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए कि सोडा वाटर की बोतल यहाँ पे पूछा हुआ था 63वीं बीपीएससी में आपको 2017 में, खोलने पे क्या कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए कोलाइड के कणों का व्यास पूछ रहा था, अभी बताएं आपको कितना होता है व्यास, तो ये वाला प्रश्न कोलाइड वाला सीडीपीओ 2022 में पूछा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखिए कि आयोडीन, देखिए कहाँ से प्रश्न बना था, देखिए यहाँ पे यहीं पे दिया हुआ है। आयोडीन अल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। अब देखिए कहाँ से पूछा हुआ था प्रश्न, देखिए वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैसों के रूप है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलयन है और जल विलायक है। तो देख सकते हैं लाइन कितनी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक भी प्रश्न आपको यहाँ से नहीं छूटेगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे विलयन के गुण के बारे में दिया हुआ है। विलयन का गुण जब देखिए पढ़िएगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है और इसका कणों का व्यास देखिए दिया हुआ है 1 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते, इसलिए वे आंख से नहीं दिखाई देते। और उसके बाद सभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा लास्ट में पढ़िएगा 2-3 लाइन आपको दिया हुआ है कि अर्थात विलयन क्या है, तो विलयन आपको अस्थाई है। आपको आगे देखिए हम लोग देखते हैं आगे 11 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव्यमान
आयतन प्रतिशत के बारे में देखिए पूछ रहा है कि विलयन द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बाय विलयन का आयतन गुना 100। दूसरा है कि इस विधि में विलेय पदार्थ का आयतन लिया जाता है। अब बोल रहा है कौन सा आपको स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक हो जाएगा। ये जो दिया हुआ था दूसरा है कि इस विलेय में विलेय पदार्थ का आयतन लिया जाता है, ये आपको गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको विलयन के बारे में यहाँ पे मिलेगा, देखिए कि दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन पदार्थ की वह मात्रा इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है और उसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो बेसिकली आपको संतृप्त और संतृप्त विलयन यहाँ पे मिलेगा। उसी में आप जब देखिए आगे पढ़िएगा तो यहाँ दिया हुआ है विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 विधियों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दूसरा विधि से ही आपको प्रश्न आपको हम बनाए थे। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान और विलयन का आयतन प्रतिशत के बारे में सूत्र एकदम दिया हुआ है कि विलयन पदार्थ का द्रव्यमान गुना 100 बाय विलयन का आयतन। तो यहाँ से आपको प्रश्न आपको देखिए 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ है। 42 नंबर देखिए यहाँ पे विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलयन की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। तो विलयन की सांद्रता अभी यहाँ पे बताएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये साथियों कितनी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, तो वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा आप लोग। अब देखिए साथियों 12 में कोलाइड विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि यह विलयन समांगी होता है। दूसरा है कि कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तीसरा है कि यह टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। दूध और पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण है। तो जब एनसीईआरटी देखिए पढ़िएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, 3, 4। केवल एक जो स्टेटमेंट है समांगी वो आपको गलत हो जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं, तो देखिए आपको दिखने में तो समांगी होता है लेकिन वास्तविकता में कोलाइड एक समांगी मिश्रण होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता और दूध और पानी क्या होता है तो टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। ये भी आपको लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे कोलाइड विलयन के बारे में जब देखिए पढ़िएगा मिलेगा, देखिए कि कोलाइड के कणों विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार इनका छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। जैसे दूध और कोलाइड के कण के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं दे सकते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है। और प्रकाश की किरणों को फैलाना, जो प्रकाश के जो किरण फैल जाता है उसी को क्या कहते हैं तो प्रभाव को टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ से आपको बाकायदा आपको आया हुआ था प्रश्न। आगे देखिए यहाँ पे आगे देखिए अभी 13 नंबर कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है और यह घटना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो अभी बताएं आपको टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। आगे 14 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडो का उदाहरण है। वाहनों से निकलने वाली धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर, बादल। तो बेसिकली आपको ये सभी आपको कोलाइड के उदाहरण है, सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोलाइड के बारे में पूछा हुआ था कि कोलाइड का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो सिरका हो जाएगा, ये कोलाइड नहीं है। और आगे देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है बीपीसीएपीओ में आपको बीएओ में सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है कि टिंडल प्रभाव कौन नहीं दिखाएगा, तो आपको कौन दिखाएगा तो दूध और स्टार्च सॉल्यूशन दिखाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे पतला घोल जो है NaCl का ये नहीं दिखाएगा। तो देखिए साथियों कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये लाइन साथियों। एनसीईआरटी का छोड़ना बेवकूफ़ी है। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं उसी क्रम में 15 नंबर कि नीले अथवा काले रंग की स्याही से रंग घटक यानी डाई को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वाष्पीकरण विधि द्वारा ही आपको अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो स्याही जल में रंग का एक निश्चित मिश्रण है और इस तरह हम विलायक से विलेय को पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग करते हैं। यही देखिए वाष्पीकरण विधि के बारे में आपको दिया हुआ है। आगे देखिए हम लोग उसी में देखते हैं 16 नंबर कि 2 अघुलनशील द्रव जैसे कि तेल और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो किस विधि होगा साथियों, इसका होगा साथियों कि पृथक्करण कीप द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, इसका सही आंसर। अब देखिए यहाँ पे उसी चैप्टर में आपको अध्याय 2 में ही आपको यहाँ पे देखिए अनुप्रयोग जब पढ़िएगा तो अनुप्रयोग में आपको देखिए यहाँ पे तेल तथा जल के अघुलनशील। आगे लाइनें देखिए साथियों, आगे लाइनें तेल के बारे, उसके बाद देखिए धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में उसके बाद इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा दिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रहता है। और इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार क्या होते हैं तो विभिन्न परतों से पृथक हो जाते हैं। तो यही आपको यहाँ पे होगा पृथक्करण विधि के बारे में आपको दिया हुआ है, देख लीजिए
यहीं से आपको प्रश्न आपको अनुप्रयोग के बारे में पूछता है। आगे देखिए उसी क्रम में 17 नंबर है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी है या घर में क्रीम से मक्खन निकालना, और कपड़े धोने की मशीनों में भीगे कपड़े को सुखाना। अब है कि उपरोक्त प्रक्रिया में कौन सा अपकेंद्रीय विधि के माध्यम से संपन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3, यानी डी हो जाएगा। उस हिसाब से आपको तीनों आपको अपकेंद्रण से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे अपकेंद्रण के बारे में आपको उसी चैप्टर में अपकेंद्रण के बारे में आपको और उसका अनुप्रयोग जब देखिए पढ़िएगा तो वहीं पे देखिए कि लिखा है, ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है और इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। और इसी के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस में देखिए कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, और डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, और कपड़े धोने की मशीनों में भीगे हुए कपड़ों को से जल निचोड़ने में। तो यहीं पे आपको ये सब अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। आगे देखिए 18 नंबर है, आपको निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सा क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। आगे देखिए कि डाई में से रंग को पृथक करना, दूसरा है कि प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, तीसरा है रक्त से नशीली पदार्थ को पृथक करना, दूसरा है 4 नंबर की धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। इस साथियों उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इस हिसाब से देखिए आप इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिवेशन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्रोमेटोग्राफी यानी बीपीएससी सीडीपीओ 2022 प्रीलिम्स में ये वाला प्रश्न यहीं से टॉपिक से प्रश्न आया हुआ था, देख लीजिए प्रूफ आप लोग। अब देखिए एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो यहीं पे देखिए क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है, उसी में अनुप्रयोग में आपको दिया हुआ है। देखिए टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई और पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स और ड्रग फ्रॉम ब्लड। तो यहीं पे आपको अनुप्रयोग में यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसी की विधि के बारे में उसको यहाँ पे परिभाषा के साथ उदाहरण आपको दिया हुआ है। आगे देखिए हम लोग साथियों आगे देखते हैं, यहाँ से हो गया। अब देखिए साथियों आगे देखिए साथियों उसी में 19 नंबर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा देखिए क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग है। तो ये देख रहा है, बताया है साथियों। देखिए अनुप्रयोग दे दिया है, जैसे समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, दूसरा देखिए नमक से कपूर को पृथक करना, तीसरा है कि अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना। 4 नंबर देखिए साथियों 4 नंबर है कि वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। अब नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही कथन चुनिए। तो सही हो जाएगा इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर जो है नमक से कपूर को पृथक करना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और 4 नंबर है वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, ये आपको क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग नहीं है, इसलिए आपको हो जाएगा। देखिए 13 नंबर देखिए यहाँ पे प्रश्न आगे आपको BAO 2024 में ये प्रश्न क्रिस्टलीकरण से आया हुआ था। स्टेटमेंट बेस्ड था कि क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलीकरण के उनके विलीनों से निकालने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। और ये क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि घटक परमाणु और अणुओं के बीच एक बंध स्थापित होता है। तो बी हो जाएगा इसका। 1, 2 स्टेटमेंट आपको सही है। आगे देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीकरण के बारे में यहाँ पे जब पढ़िएगा देखिए लिखा है कि क्रिस्टलीकरण यहाँ पे देखिए कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए कि पढ़िएगा कि क्रिस्टलीकरण क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि में वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से यह उत्तम है। बढ़िया, उसी के बारे में दिया है। उसी में आगे देखिए पढ़िएगा अनुप्रयोग में कि समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, ये आपको क्रिस्टलीकरण विधि का अनुप्रयोग है। और यहाँ पे देखिए लिया हुआ है साफ साफ, उस हिसाब से देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कितनी लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो साथियों देखिए 20 नंबर है कि रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। और दूसरा है कि फ्रांस के रासायनिक एंटोनी सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। तीसरा है कि एंटनी के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। तब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही स्टेटमेंट इसमें आपको 1 और 2 हो जाएगा। 3 नंबर जो स्टेटमेंट है ये आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी यहाँ पे टॉपिक से ये वाला प्रश्न आया हुआ था कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम है। तो पारा हो जाएगा TRE3 में, 628 125 में कैंसिल वाले पेपर में ये पूछा हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे देखिए उसी चैप्टर में जब शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं उसी में आप तत्वों के बारे में पढ़िएगा। तो वहीं से ये वाला प्रश्न एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा था। देखिए कि रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व का प्रयोग किया। उसके बाद है कि फ्रांस के एंटोनी लॉरेन लवाइलेज ने सन 1743 से 94 ने
सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। देखिए दूसरा हो गया यहाँ से स्टेटमेंट। तीसरा कहाँ से उठा था, देखिए कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट में किया जा सकता था, यहाँ पे नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए तीसरा गलत हुआ। देखिए यहीं से एग्जामिनर सेट कर करके क्वेश्चन ऐसे ही देता है। आगे देखिए यहाँ पे, हाँ उसी में आगे जब पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको धातु और अधातु के गुण धर्मों के बारे में जानकारी मिलेंगी। इसमें से आपको देखिए धातु के बारे में दिया हुआ है, उसके गुण धर्म के बारे में कि ये आपको ये चमकीली होती है धातु, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये ताप का विद्युत का सुचालक है और यह तन्य होती है। उसके बाद ये आघातवर्धी होती है और ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। उसी में उदाहरण में देखिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम धातु के उदाहरण है। और यहाँ पे देखिए कि पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है लाइन, यहीं से आपको पूछा हुआ था। आगे देखिए साथियों 21 नंबर है कि तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कृत्रिम से निर्मित तत्वों से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा। अब है कि आवर्त सारणी में अधिकांश तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये आपको क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए कि कमरे के तापमान पर केवल अधातुएं ही द्रव अवस्था में रह सकती हैं, तो ये आपको गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर एक जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, सही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिए यहीं पे आपको देखिए कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, जिसमें से 92 क्या है तो प्राकृतिक है, शेष जो बचे मानव निर्मित है यानी 8 है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट यहीं से बना था। दूसरा है कि देखिए अधिकतर तत्व ठोस है, वहाँ गैस दिया था। आगे देखिए कि 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं और 2 तत्व जो पारा और ब्रोमीन है कमरे के तापमान पर द्रव है। तो ये देखिए यहाँ से आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न देखिए कैसे बन सकता है। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए साथियों 22 नंबर है कि एक प्रयोगशाला वैज्ञानिक एक ऐसे तत्व X के साथ काम कर रहा है जो 24 डिग्री कमरे के तापमान पर ठोस है, लेकिन उसे हथेली पर रखा जाए या कमरे के तापमान पर थोड़ा बढ़ाकर 31 डिग्री कर दिया जाए तो वो पिघल जाता है। अब है कि तत्व X निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो उसका अभी बताएं 1 और 2 हो जाएगा, यानी आपको सीजियम और गैलियम। तो गैलियम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गैलियम और सीजियम, यहाँ पे देखिएगा पढ़िएगा तत्व पारा जो कि यहाँ पे था अभी लाइन। आगे देखिए कि गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान यानी 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो यहीं से आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन वो वाला अभी जो बताएं वो बना था। उसी क्रम में आगे देखिए अगर ये भी आपको 23 नंबर है कि एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में 2 अलग अलग समूह 1 और 2 हैं, तो लोहे और सल्फर का मिश्रण दिया गया। ठीक है, आगे है कि देखिए एक समूह ने मिश्रण में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जिससे गैस ए उत्पन्न हुई। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि समूह 2 ने मिश्रण को पहले तीव्र यानी तेजी तब गर्म किया, फिर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जिससे गैस बी उत्पन्न हुई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कितना आपको एकदम क्वेश्चन बनाया है। देखिए कि गैस और ए और बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए है गैस ए रंगहीन, गंधहीन तथा एक ज्वलनशील गैस है, तो ये आपको सही हो जाएगा। दूसरा है देखिए गैस बी सड़े हुए अंडे जैसी तीखी गंध वाली एक विषैली गैस है। उस हिसाब से देखिए 3 नंबर है कि ए और बी दोनों ही रासायनिक रूप से समान तत्व के अपरूप है, तो ये 3 नंबर गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। ये अब देखिए यहाँ पे कहाँ से ये प्रश्न बना था, देखिएगा जब उसी चैप्टर में लास्ट में देखिए पढ़िएगा तो समूह 1 और 2 के बारे में यहाँ देखिएगा बाकायदा एग्जाम्पल समझाया गया है कि समूह के चूर्ण, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप के साथ दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कि समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस क्या है, तो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के बारे में देखिए यही लिखा था ना कि यह एक रंगीन, गंधहीन और ज्वलनशील है और इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। उसी तरह समूह 2 को कौन सा प्राप्त हुआ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, और यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध कैसी होती है, तो सड़े हुए अंडे जैसी। देखिए आपको कितनी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की लाइन, और क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे सेट कर सकता है, कहाँ कहाँ से बना सकता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी का एक भी लाइन मिस मत कीजिए। आगे देखिए यही 24 नंबर है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की मुख्य शाखाएं यानी फ्लो चार्ट के मुख्य विभाजनों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है कि पहला देखिए स्टेटमेंट कि शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत केवल तत्व ही आते हैं क्योंकि यौगिकों में एक से अधिक प्रकार के परमाणु शामिल होते हैं। अब देखिए दूसरा है कि मिश्रण इनका कोई नियत संगठन नहीं होता। उसके बाद
अर्थात इनके घटकों को किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। तीसरा है देखिए कि शुद्ध पदार्थ का रासायनिक संगठन निश्चित होता है जबकि मिश्रणों का संगठन परिवर्तनशील होता है। अब है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही आपको जो पहला स्टेटमेंट था ये आपको गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है, उस हिसाब से बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए ये अध्याय का जो अंत होता है उसी में आपको लास्ट में देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ देखिए पदार्थ और उसका ठोस द्रव गैस और शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, यहीं पे आपको समझाया गया है। देखिए ये तत्वों के बारे में है जिसका वहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये तत्वों के बारे में यहाँ पे ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन और यौगिकों के बारे में यहाँ पे नियत संगठन रासायनिक द्वारा घटक तत्व विघटित किया जा सकता है। और इसी में देखिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। और यहाँ पे देखिए मिश्रण बारे में है देखिए समांगी और विषमांगी। तो समान संगठक होता है इसका और समान संगठक होता है उसी के लिए देखिए उदाहरण देखिए आपको यहाँ पे उदाहरण भी उसका दिया गया है। तो यहीं से प्रश्न आया हुआ था। तो साथियों अभी तक आप लोग जितना आप लोग प्रश्न देखे 25 प्रश्न हम टोटल कराएं वीडियो में आपको, और ऐसा मत सोचिएगा कि 25 से 26 प्रश्न ही है। एक प्रश्न से आपको 1 से 2, 3, 4 प्रश्न बना है तो उस हिसाब से वन लाइनर प्रश्न देखिएगा तो 60 से 70 प्रश्न बने हैं। तो देख लीजिए आपको लिए 60 प्रश्न आपको चैप्टर 2 से हम पूरा एकदम चैप्टर वाइज आपको पूरा चैप्टर 2 करा दिए क्लास 9 का। एक भी आपको चैप्टर के अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, तो कैसा लगा तो कमेंट में अपना राय बताइएगा। अभी तक वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सा आपको चैप्टर चाहिए। और चैप्टर 10 क्लास 10 का भी इसके बाद चैप्टर 3 आएगा, उसके बाद क्लास 10 का भी जल्दी स्टार्ट होगा, उसके बाद 11 12 का भी हो ही गया है वो भी जल्दी स्टार्ट होगा। तो अब इस सब चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन आपको दबाकर आप कमेंट में राय अपना जरूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथी।